हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में देखो, क्लास 7 का आर एनवायरनमेंट हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की, है ना। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, है ना। तो इस पर हम बात जो है वह करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लास 7 का बच्चों आप देखेंगे, इसमें हमारा फर्स्ट एनवायरनमेंट हो चुका है। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, बाकी सारी चीजें बहुत कुछ हमने समझा था। और ये जो क्लास 7 का एनवायरनमेंट है, इसमें मैंने आपको सबसे ज्यादा डिटेल से, शायद आपको अभी तक का जो क्लासेस ज्योग्राफी का पढ़ाया, सबसे ज्यादा डिटेल से मैंने क्लास 7 पढ़ाया। उसके पीछे रीजन है कि इसके जो बेसिक टॉपिक्स है वे इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है आपके करंट अफेयर से, इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है आपके और भी स्टैंडर्ड टॉपिक से। ठीक है, इसलिए हमारी ये जो क्लासेस है वह बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हुई है, लंबी हुई है और ड्यूरेशन ज्यादा आपको दिखा। जैसे कि वाटर एयर, ये वाली क्लासेस आपको 130, लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा की मिली हुई है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इन क्लासेस को कीजिए। डेफिनेटली आपका एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन है वो भी इससे काफी स्ट्रांग होगा। तो एनवायरनमेंट हमने पढ़ा, इनसाइड अर्थ एंड अर्थ, चेंजिंग अर्थ, एयर की हमने बात की, वाटर की हमने बात की, और इन सभी के साथ हमने यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखे हैं, पीटी के, और साथ में हाँ मेंस के क्वेश्चंस की भी हम साथ साथ जो चर्चा है वह करते रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पेपर 3 के अंतर्गत जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, पेपर 3 के अंतर्गत जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, दैट मीन्स आपदा प्रबंधन, है ना, आपदा प्रबंधन, तो इसकी भी हमने बहुत चर्चा की। इसके काफी सारे जो टॉपिक्स है उसको इंटरकनेक्टेड करके पढ़ा। जीएस पेपर 3 आप देखेंगे जिसमें कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत यूजफुल है ये क्लासेस। अब देखो, आज की क्लास में 6 और 7, क्लास 6 जो है, सॉरी चैप्टर 6 जो है बच्चों, ये आपको बताता है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, है ना, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, किस तरीके से मानव जो है पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। और इसमें दो जो एग्जाम्पल्स है, दो जो प्लेसेस है उसकी बात की गई है, एक तो अमेजन बेसिन की और दूसरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, है ना। तो अमेजन बेसिन, जब हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, साउथ अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है वहां वो किस तरीके का एरिया है, क्या वो ट्रॉपिकल है, क्या वो सब ट्रॉपिकल एरिया है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर वेजिटेशन कैसी है, फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे। तो यहां पर आपको समझाया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमंस है वह एक इंटरेक्शन जो है वह स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र जो रीजन है, कि आखिर ये जो रीजन है इसकी टोपोग्राफी क्या है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी जो रिवर्स है, ये रिवर सिस्टम तो है नहीं, तो यहाँ पर बस ये देखते हैं हम कि कैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उनके द्वारा मिलकर ये जो पूरा रीजन है वह बना हुआ है, किस तरीके की टोपोग्राफी है, कैसे लोग रहते हैं, यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, कैसे लोग यहाँ पे जो क्रॉप्स है, कैश क्रॉप कौन कौन सी है, ये सारी बातें। तो यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल से समझाया। और लाइफ इन डेजर्ट में, रेगिस्तान में अगर हम जीवन की बात करें कि एक जो डेजर्ट है, जो ड्राई एंड हॉट एरिया है, ड्राई एंड कोल्ड भी हो सकता है, तो यहां पर दो एग्जांपल्स आपको बताएगा। एक तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, लगभग आई थिंक 8 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर जिसका पूरा एरिया है, इंडिया का 3 पॉइंट कुछ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो यहां पर बच्चों दो डेजर्ट आपको बताएगा, एक तो सहारा और दूसरा इंडिया का डेजर्ट, है ना, वो भी लद्दाख वाला, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। तो यहां पर बेसिकली आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं और इसके साथ कुछ पीटी के क्वेश्चंस, कुछ मेंस के क्वेश्चन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। समझना भी चीजों को बहुत जरूरी है। देखो, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, है ना, क्वेश्चन को देख लो जरा। ये क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने पूछा था बच्चों। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले, टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल। और 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इसी से संबंधित था। 14 और 15 का जो क्वेश्चन था, ठीक है, हम देखेंगे देयर देन पोचिंग, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गंगाज रिवर डॉल्फिन, है ना। उसका आंसर डॉल्फिन है, भारत का अगर हम राज्य के पशु की बात करें।
है ना। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। और यहां पर पूछा कि अगर हम गंगा डॉल्फिन की बात करते हैं तो इसे पोचिंग के अलावा और किस किस चीज से जो खतरा है वह है, इसमें से आपको रीजंस बताने थे। तो 14-15 में सेम, हाँ, क्वेश्चन के पूछने के तरीके में अंतर था, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आया है ना। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम समझेंगे पहले आगे चीजों को। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ठीक है। देखो इसमें हम देखेंगे द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, द ट्रॉपिकल, भूल तो नहीं गए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का क्या मतलब है। द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। उष्ण और उपोष्ण प्रदेश, क्या होगा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का, उष्ण और उपोष्ण प्रदेश। प्रेशर बेल्ट के साथ आप सभी को ये समझाया गया था कि भाई किस रीजन को हम क्या कहेंगे, और इसमें हमें दो जगह के बारे में पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एक तो हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र, लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र में जीवन, गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसमें जीवन। और फर्स्ट जो हमें यहां पर बात करनी है, लाइफ इन द अमेजन बेसिन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन, ठीक है, लाइफ इन द अमेजन बेसिन। तो इन दोनों टॉपिक्स में हमें क्या जानना है। देखो अगर आपको किसी एक जगह की लाइफ जाननी है तो आप वहां उसके बारे में क्या क्या जानोगे बताओ। उसके बारे में हम जानेंगे कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि हम अमेजन की बात करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे किसकी जलवायु कैसी है, ठीक है, इसका क्लाइमेट जो है कैसा। अच्छा, कई बच्चों को शिकायत ये रहती है, जो मैसेजेस मिल जाते हैं, आप सभी के कॉमेंट्स मिल जाते हैं बच्चों, कि आपको हिंदी में नहीं बताया जा रहा। तो जो मैं यहाँ पर लिखवा केवल एक भाषा, मेरी बहुत हौच पौच हो जाएगा, बहुत मिक्स लगेगा अगर मैं सारी चीजों को हिंदी में भी लिखने लगूंगी, है ना, टाइम भी हमारा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मेन जो हेडिंग्स है वो मैंने आपको दोनों भाषाओं में लिखवा दी, उष्ण और उपोष्ण। इसके अलावा जो बाकी सब टॉपिक्स हैं उनको मैं वर्बली जो है वह बोल देती हूँ हिंदी में, उसको लिख लिया करो। सो लाइफ इन द अमेजन बेसिन की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट, यहाँ पर किस तरीके के वर्षा वन है, वर्षा वन है यानी कि रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पर किस तरीके के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग किस तरीके, ये दो तीन बातें अगर हम समझ ले, हम वहां का पूरा जो लाइफ है उसको समझ जाएंगे। अब ठीक ऐसे ही अगर हमें गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करनी है तब भी सेम, हमें इसका क्लाइमेट देखना है कि किस तरीके का यहाँ पर क्लाइमेट है, ठीक है, किस तरीके के यहाँ पर लोग रहते हैं और किस तरीके का यहाँ पर जो बाकी काम है वह होता है। तो बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र में ट्रांसपोर्ट कैसा है, यहाँ पर कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वह उगाई जाती है, उन सभी के बारे में भी जो चर्चा है वह की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स, चलो एक एक करके शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वह बता देती हूँ। अच्छा, उसके भी पहले एक बार जरा ये देखो, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल की जब हम बात करेंगे उसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, है ना, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया। हिंदी में लिख दो इसको, मानव, इसका मतलब क्या है, मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया। देखो बेसिकली इसका मतलब होता है मानव पर्यावरण, कि जब जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, ठीक है, जो ह्यूमन है, वो क्या करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ उसके अकॉर्डिंगली जो है वह एडेप्टेशन कर लेता है। सो बेसिकली ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का मेन जो मतलब है वह क्या है, हाउ डू पीपल डिपेंड्स, हाउ डू पीपल्स डिपेंड्स। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो ह्यूमन है, ठीक है, जो पीपल्स हैं, वो किस तरीके से
डिपेंड होते हैं, वो किस तरीके से अडेप्टेशन करते हैं, किस तरीके से वह अडेप्ट होते हैं, अनुकूलित होते हैं, और किस तरीके से जो लोग हैं वह अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा एक चक्र होगा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, है ना। ह्यूमन, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि अमेज़न बेसिन के लोगों ने खुद को कैसे अडेप्ट किया हुआ है वहां के एनवायरनमेंट के साथ, किस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है ताकि वहां पर जो लाइफ है वह पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम चलते हैं पहले और समझते हैं अब इसको कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या, फिर उसके बाद अमेज़न और बाकियों की बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो बच्चों, याद करो क्लास 6 में जब हम हीट बेल्ट की बात कर रहे थे, ताप कटिबंध की बात कर रहे थे, तब हमने जाना था, अब इसके पीछे रीजन को भी समझना, हमने क्या देखा था, एक एग्जाम्पल अगर बच्चों आपको याद हो तो हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए आप किसी टॉर्च से जब आप रोशनी को एकदम सीधे तरीके से कहीं पर दिखा रहे हो, है ना, उसकी किरणें जो है वह सीधी पड़ रही हैं, तब उससे जो प्रकाश है, जो लाइट है, वह ज्यादा मिल रही है, एनर्जी ज्यादा मिल रही है। ठीक वैसे ही अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना, अगर सूर्य की किरणें जो हैं, सनरेज जो है वह अगर डायरेक्ट सीधी पड़ रही है तो उससे ज्यादा ऊष्मा मिलेगी, तो वहां पर जो हीट है वह बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां उस जोन को हम क्या कहेंगे, वहां पर हमने देखा था कि इस जोन को हम कहेंगे एक तरीके से जो उष्णकटिबंध है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ट्रॉपिक, और जब हम ये आपका कौन सा जोन बना था, ये आपका ट्रॉपिक जोन बना था। ठीक है, ये आपका कौन सा जोन बना था, टेम्परेट जोन बना था। तो यहां पर जहां पे सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं, उस जगह पर जो सोलर एनर्जी है, जो सन हीट है, वह ज्यादा मिलेगी, और ऐसे में वो जो एरिया है उसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, वह गर्म ज्यादा होगा, है ना, वो गर्म ज्यादा होगा। और ऐसा एरिया कहां से कहां तक है बच्चों, 23.5 अगर हम डिग्री की बात कर ले। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद है इतना, और ये कितना है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड की बात हो रही है। और अगर हम ठीक 23.5 साउथ लैटिट्यूड की बात करें, जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं बच्चों, यानी कि मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां पर है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ लैटिट्यूड, है ना, साउथ लैटिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड की बात हो रही है। इन दोनों के बीच में चूंकि सोलर जो रेज है वह डायरेक्ट आ रही है, सीधी आ रही है, और इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वह ज्यादा होगा, इसलिए इस प्रदेश को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध, क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखो, इसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य की किरणें जो है वह हल्की सी तिरछी होने लगती है सभी अक्षांशों पर। ठीक है, तो यहां पर तुलनात्मक रूप से जो है वह कम एनर्जी, कम ऊष्मा जो है वह प्राप्त होती है, और ऐसे में देखो यहां पर जो प्रदेश बनेगा, ठीक है, वह कैसा होगा, इससे कम गर्म होगा, है ना, इसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेट जोन कहेंगे। तो ये उष्ण कटिबंध था, यहां पर इसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है ये, उपोष्ण कटिबंध है। ठीक है, और बेसिकली ये जो रीजन है वह लगभग कर्क रेखा के बाद से और मकर रेखा के बाद से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद से, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद से, यानी अगर हम 23 डिग्री अक्षांश की बात करें, या समटाइम्स आपको ये 30 डिग्री भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो 23 डिग्री अक्षांश के बाद का जो ये प्रदेश होगा, है ना, और उससे लेके आर्कटिक सर्कल तक, आर्कटिक सर्कल कहां पर था, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और इसके बीच का जो ये एरिया है ये कहलाता है आपका उपोष्ण कटिबंध, यानी कि टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन। आप देखो जब ये जोन समझ लोगे ना, आधी चीजें अपने आप समझ जाओगे। उपोष्ण हो गया, कहां से कहां तक बच्चों, 23.5 डिग्री से लेके 66.5, है ना, और ये 66.5 डिग्री की अगर हम बात कर ले, 66.5 डिग्री की अगर हम बात कर ले, तो यहां पर जो है वह अंटार्कटिक सर्किल होगा साउथ में,
तो इसके बाद किस तरह का, यहाँ पर किस तरह का जोन है, टेम्परेट। और इसके बाद जो जोन होगा वह कैसे जोन होगा, जमे हुए हैं। फिर तो ये जो ध्रुव है 66 के बाद से 90 तक, ये आपका नॉर्दर्न पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका सदर्न पोल हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये तो फ्रीज जोन है भाई, एकदम फ्रिजिड है, ठीक है, ये एकदम कैसे फ्रिजिड है, जमे हुए हैं ध्रुव है। समझ गए इस बात को। अब देखो, अब हमें किसको इस चैप्टर में पढ़ना है, हमें चैप्टर में पढ़ना है, ये है आपका साउथ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो आपका अमेजन बेसिन है, हम देखेंगे कि ये ज्यादातर आपके इक्वेटर के दोनों तरफ पाया जाता है, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, है ना। हम उसके बीच की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, इक्वेटर भूले तो नहीं हो, 0 डिग्री आपका जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, इसे 0 डिग्री जो आपका अक्षांश है, इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर। और यहां पर 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, है ना, इसके बीच का ये जो रीजन है, इसको हम इक्वेटोरियल जो रीजन है वह कह देते हैं, इसको हम विषुवतीय प्रदेश कहते हैं। यूपीएससी ने यहां से एक क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वह किस तरीके का है, वो इस चैप्टर में आपके दिया हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है, क्लियर है इतना। और हमने यहाँ पर जब हम टेम्परेट जोन की बात की थी, या हम सब ट्रॉपिकल एरिया देखेंगे, तो ये कहाँ कहाँ होगा, ठीक, आपका जो ये आपके उष्ण कटिबंध खत्म होते हैं उसके बाद का जो एरिया है वह आपका टेम्परेट जोन होगा, या फिर नियर ट्रॉपिक्स जो एरिया है ना, ट्रॉपिक्स के नियर जो एरिया है उसके बाद वाला, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेट कहेंगे, या फिर हम सब ट्रॉपिकल जोन भी कह देते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। अब देखो, तो एक तो हमें ये पढ़ना है यहाँ पर अमेजन बेसिन, और दूसरा हमें ये जो इंडिया यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन आप आंसर जरूर करना है इस बात को, कि मैंने बहुत सारे बच्चों से क्लास जब मैंने शुरू की थी, उस वक्त मैंने आपसे बोला था कि आपको ये जो मैप है इंडिया का वह बनाना सीखना है। कितने बच्चों ने सीखा? ये जो मैप है इंडिया का वो आपको इतना ही छोटा, मतलब कि अगर आपको कुछ बताना है तो आप इजीली उसमें बता सको कि यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर जो दूसरी बात हमें करनी है वो एग्जाम्पल किसका देखना है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, ठीक है। और हम देखते हैं, अब ध्यान से देखना इस चीज को, इंडिया से कौन सी रेखा गुजरती है, लगभग 20 से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है वह लगभग भारत के मध्य से गुजरता है। और इसके बाद इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वह कैसा है, देखो आधा क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, ट्रॉपिक जोन में है, उष्ण कटिबंध में है, और आधा कैसा है, उपोष्ण में है, मतलब आपका टेम्परेट जोन में है या सब ट्रॉपिकल में है। तो इंडिया का क्लाइमेट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या केवल आप इंडिया के क्लाइमेट को ट्रॉपिक जोन कह सकते हैं, ट्रॉपिक या सब ट्रॉपिक है ना, क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको, अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर मैप को देखेंगे, है ना, चीजों को कोरिलेट करेंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे किसी बच्चे ने मैप को नहीं देखा और वो केवल अब ये सोच रहा है कि भाई इंडिया के बीच से कौन सी रेखा गुजरेगी, कौन सा लैटिट्यूड जो है वह लगभग बीच में से काटेगा, क्या कैप्रिकॉर्न होगा या कैंसर होगा, है ना, कहाँ पर टेम्परेट जोन है, कहाँ पर ट्रॉपिक्स है, कहाँ सब ट्रॉपिक है, आप सब कुछ नहीं करेक्ट कर पाओगे। तो इस वजह से मैंने शुरुआत में आपको यह समझाया। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ, है ना, और साउथ अमेरिका की थोड़ी सी जो बात है अमेजन बेसिन की करते हैं। अमेजन बेसिन की थोड़ी सी जो बात है बच्चों वह करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम अमेजन रिवर देखें। अमेजन बेसिन क्या है, अमेजन रिवर, है ना, जो कि वर्ल्ड की एक तरह से हम लार्जेस्ट रिवर कहते हैं। तो अमेजन बेसिन, अमेजन जो रिवर है और इसके साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है बच्चों, ठीक है, इसके साथ जो इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज है और सहायक नदियां हैं, उन सभी नदियों से मिलकर, है ना, उन सभी नदियों से मिलकर जो एक पूरा जो एरिया है जो कि उससे अवाहित होता है, इस पूरे एरिया को हमने क्या कह दिया, अमेजन बेसिन कह दिया, ठीक है। क्लियर है आपको, यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन सारा दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, सारा अमेजन बेसिन का एरिया हो गया। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो हम समझ गए कि ये कहां पर है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है।
थोड़ा सा हम मैप को भी देखते जाएंगे ताकि चीजें आपको क्लियर होती जाए। देखो बच्चों, ज्यादातर अगर आप मैप पे देखोगे ना, तो मैप पे आपको इसके जो 10 डिग्री साउथ, ये आपका है 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, और ये है आपका ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो आपने इसकी स्थिति एक तरह से देख ली कि इसके बीच से लगभग 0 डिग्री गुजरा हुआ है, दैट मीन्स क्या है, इक्वेटर गुजरा हुआ है। और यहाँ पर इक्वेटर की जो क्लाइमेट है वह किस तरीके का होता है कि वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वह बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली ये जो पूरा एरिया है 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो एरिया है, ये आपका अमेजन बेसिन की बेसिकली क्या हो गया, एक लोकेशन होगी। ठीक है, तो ज्यादातर हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर इक्वेटर बीच से पास हुआ है तो ये एक इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवतीय क्षेत्र है, इक्वेटोरियल विषुवतीय क्षेत्र है ये, है ना। और बहुत सारी न्यूमरस जो ट्रिब्यूटरीज है ज्वाइन द अमेजन रिवर एंड टू फॉर्म द अमेजन बेसिन, है ना। जो बहुत ज्यादा संख्या में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वह ज्वाइन करती है अमेजन रिवर को, और वहां से अमेजन जो बेसिन है वह बन जाता है। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अगर मैं कुछ देश की बात करूं कि अमेजन बेसिन जो है कितने जो यहाँ पे देश है, बाकी जो कंट्रीज है उनके उनमें फैला हुआ है, उनके हम नाम देखते हैं। ठीक है, ब्राजील, पेरू, पेरू का कॉन्सेप्ट क्या ला निनो या अल निनो किसी से जुड़ता है, कमेंट करना। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है, ये आपका गुआना है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर अगर हम ब्राजील से शुरू करें तो ब्राजील है, ठीक है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला है, इन देशों से होकर ये जो बेसिन है पूरा वह बन रहा है। अगर हम ये कहें कि 0 डिग्री जो इक्वेटर है वह किन किन देशों से पास होता है, 0 डिग्री जो इक्वेटर है वह किन किन देशों से पास होता है, तो एक तो ये इक्वाडोर है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कोलंबिया का भी थोड़ा सा पोर्शन जो है वह आ जाता है, और इसके अलावा ब्राजील का पोर्शन जो है वह आ जाता है। ठीक है, तो इक्वेटर 0 डिग्री जो इक्वेटर है वह 3 देशों से जो है वह पास हो रही है, एक तो आपका है इक्वाडोर, दूसरा है आपका कोलंबिया, और तीसरा है आपका ब्राजील। ठीक है, तो 0 डिग्री किस किस से पास हो रही है, एक क्वेश्चन तो ये भी हो गया। 0 डिग्री किस किस से पास हो रही है, तो यहाँ पर 3 कंट्रीज है। ठीक है, 3 कंट्रीज है, और इसमें कौन कौन सा आएगा, ब्राजील। वैसे एक बात बताओ, सही तरीका यही होता है कि आप या तो ईस्ट से वेस्ट कर लो या वेस्ट से ईस्ट कर लो। ठीक है, हम वेस्ट से चलते हैं, और ये आपका यहाँ पर इक्वाडोर हो गया, आपका यहाँ पर एक कोलंबिया हो गया, और यहाँ पर आपका जो है वह ब्राजील हो गया। ठीक है, 3 देशों से होकर 0 डिग्री जो इक्वेटर है यहाँ से गुजरता है। अब हम यहाँ की बात करते हैं कि इसका जो क्लाइमेट है वह कैसे होता है। हमने देशों की बात कर ली, ठीक है, हमने देख लिया कि अमेजन बेसिन जो है वह काफी सारी नदियों से मिलकर बना हो, इसमें हमें सारी ट्रिब्यूटरीज को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार जो मैप है वह आप देख सकते हैं जिसमें कि सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वह आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम इसके क्लाइमेट की बात करेंगे तो याद रखना, चूंकि इक्वेटोरियल एरिया है, आप खुद सोच लो, यही बात है कि अगर आपने समझ लिया है तब आप आसानी से क्लाइमेट रीजन को समझ सकते हैं। आओ थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। देखो, इसका जो क्लाइमेट है, जलवायु है, क्लाइमेट, लास्ट हम जलवायु, क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो यहां पर देखो, चूंकि इक्वेटर है, हॉट एंड ड्राई होगा, हॉट एंड ड्राई होगा या फिर हॉट एंड वेट होगा, है ना, याद रखना इस चीज को, हॉट एंड ड्राई होगा। इसके अलावा देखो, अगर हम यहाँ पर डे एंड नाइट की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डे और नाइट में यहाँ का जो एक हम वेदर कंडीशंस की बात करें तो टेम्परेचर चूंकि बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है, और वर्षा चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर ह्यूमिड एरिया भी बन जाता है। ठीक है,
ह्यूमिड एरिया जो है वह बन जाता है। इसके अलावा देखो, अगर हम पानी की बात करें, वर्षण की बात करें, ठीक है, रेनफॉल की बात करें, तो याद रखना कि यहां पर जो पानी है वह लगभग ऑलमोस्ट डेली जो यहाँ पर बारिश है वह होती है, ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना, ऑलमोस्ट एवरी डे, प्रतिदिन यहाँ पर जो वर्षा है वह होती है। और यहाँ पर याद रखना कि अगर टेम्परेचर जो है, ठीक है, रात में अगर टेम्परेचर कम हो भी थोड़ा बहुत, तब भी जो ह्यूमिडिटी है वह बनी रहती है। और यही कारण है कि यहाँ पर इस तरीके के कई असंख्य संख्या में हम कहें कि जो रेप्टाइल्स है या फिर जो एक तरीके से जो फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी जो है वह पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी जो रिचनेस आई है, क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डे एंड नाइट की अगर हम बात करें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप हॉट एंड ड्राई छोड़ दो, आप केवल ये याद रखो कि डे एंड नाइट की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इक्वेटर पर सन रेज जो है वह डायरेक्ट जो है वह पड़ रही है। ठीक है, और ऑलमोस्ट एवरी डे जो रेनफॉल है यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, खुद बताओ, अगर इस एरिया में जो पानी है वह लगभग डेली वर्षा हो रही है ना, वो भी किसी पूर्व चेतावनी के, ऐसा नहीं कि पहले पता चल जाए कि बारिश होने वाली है, और यहाँ पर जो रेन होती है वो कौन सा टाइप होता है? कन्वेक्शनल, है ना, संवहनी एक तरीके से जो वर्षा है यहाँ पर होती है। चलो आगे अब हम देखेंगे। समझ आप गए? अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर रेन फॉरेस्ट की बात कर ले, ठीक है, यहाँ के जो वर्षा वन है, तो बेसिकली बहुत ज्यादा वर्षा होगी तब किस तरीके के पेड़ होंगे? कई कई मीटर ऊंचे जो पेड़ है वह यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रीजन है, ठीक है, वो इस तरीके का बन जाता है, बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट बन जाते हैं। तो बहुत सघन वर्षा वन, है ना, डेंस फॉरेस्ट एकदम यहाँ पर बन जाते हैं। और वो इतने ज्यादा डेंस होते हैं बच्चों कि इतनी ज्यादा एक जो शेडो है वह नीचे बन जाती है अर्थ सरफेस पे वहां के, कि किसी भी तरह से जो सनलाइट है वह उन पेड़ों से क्रॉस होकर जमीन तक नहीं आ पाती। और यही कारण है कि वहां पर एक जो दलदली टाइप का एरिया है वह बन जाता है, जिसमें कि आप एनाकोंडा जो मूवी देखते हैं, है ना, एनाकोंडा, बेसिकली वो उसी एरिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो रीजन है बेसिकली बहुत ही हैवी यहाँ पर रेनफॉल होगा, और ऐसे चलते यहाँ पर बहुत ही थिक फॉरेस्ट जो है, एकदम डेंस फॉरेस्ट जो है वह ग्रो करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा? तब यहाँ पर उसकी जमीन पर, है ना, इन डेंस फॉरेस्ट के अलावा अगर हम ये देखें कि वहां पर और किसी तरह का क्या कोई प्लांट सरवाइव कर सकता है, तो केवल यहां पर वही प्लांट केवल सरवाइव कर सकते हैं जो छाया में बढ़ने की क्षमता रखते हो। ठीक है, जो एक शेडो एरिया को भी बेसिकली जो शेडो टॉलरेंट वेजिटेशन हो, है ना, जैसे कि हम यहाँ पर ब्रोमीलाइट और आकीस की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर only shade tolerant vegetation may grow here, क्यों? बिकॉज द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, है ना, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो प्रकाश रहित हो जाता है, उस पर प्रकाश नहीं जाता, सनरेज नहीं जाती, और नमी की अगर हम बात करें वह बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में केवल वही वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि हम ऑर्किड की बात करें, ब्रोमोलाइट की बात करें, ठीक है, तो ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट्स। तो यहाँ पर केवल इसी तरह के जो प्लांट्स है वह बढ़ पाते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बर्ड्स की बात करूं कि कौन कौन से जो बर्ड्स है वह यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमिंग बर्ड्स है, ठीक है, हमिंग बर्ड्स की बात करें, मकाओ की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके के जो बर्ड्स है वह यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पिक दी है जिसको कि आप देखेंगे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मंकी है, स्लॉथ है, एंट ईटिंग तापिर्स है ना, तो ये क्या है? ये तापिर्स है। तापिर्स जो कि एंट ईटिंग होता है, ये चींटियों को बेसिकली खाता है। अब इसके अलावा देखो बच्चों कि यहाँ पर वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत ही ज्यादा आपको वेरियस स्पीशीज जो है वह रेप्टाइल्स की मिल जाती है। जैसे कि अब एनाकोंडा की बात करते हैं, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर जो एरिया है वह कुछ इस तरीके का यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होंगे, कुछ इस तरीके के यहाँ पर, मतलब आपको दो तीन बातें इसमें बताई गई कि यहाँ की जो वर्षा वन है वहां की जलवायु चूंकि किस तरीके की है, इस वजह से वहां पर डेंस थिक फॉरेस्ट होंगे, ठीक है, थिक फॉरेस्ट होंगे,
डार्क एंड डेप्थ ग्राउंड होगा और वहां पर केवल शेड टॉलरेंट वेजिटेशन जैसे कि हम ब्रोमोलाइट्स की बात करते हैं वह वहां पर ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा हमने हमिंग बर्ड्स की बात की, हमने एनिमल्स में हमने देखा कि एंट ईटिंग जो तापीर्स है वो यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये रेन फॉरेस्ट हो गया। अब देखो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट कंप्लीट है, उसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी है। ठीक है, अच्छा एक बात और देख लो कि यहाँ के जो लोग हैं, एक दो पॉइंट्स और जो मैं बता देती हूँ आपको, बाकी इंफॉर्मेशन से आप एक बार देख लेना उसको, है ना। देखो यहाँ के जो वुड हाउसेस होते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, है ना, वो जिस तरीके से लकड़ी के मकान बनाते हैं अपने रहने के लिए, जिस तरीके से वुड हाउसेस बनाते हैं, तो जिस तरीके से आप मधुमक्खियों का जो एक उनका जो घर होता है वह देखते हैं, उसे उसी तरीके से इसे बनाया जाता है, लाइक बी हाइव्स, जिसे कि हम मलोका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं वह वुड हाउसेस जो बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, मलोका, MALOCA, मलोका, जो कि कैसे होते हैं, मधुमक्खियों के जैसे घर होते हैं, उनके जो छत्ते होते हैं उसी तरीके से, तो ये बी हाइव्स जैसे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पर किस तरीके की जो क्रॉप है, तो देखो चाहे कॉफी हो, चाहे हम मेज की बात कर ले, मक्का की बात कर ले, इस तरीके की यहाँ पर जो क्रॉप्स है वह लगाई जाती है। कोकोआ है, वह भी काफी फेमस है। अगर हम ब्राजील की बात करें, है ना, तो ब्राजील जो है वह कोकोआ के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का जो टाइप आपको मिलता है ना, वो कैसा होता है, स्लैश एंड बर्न, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ स्थानांतरित कृषि कहा जाता है ना, स्लैश एंड बर्न, वह यहाँ पर इस तरीके का एग्रीकल्चर होता है। मतलब जो जंगल है पहले उनको साफ किया जाता है और उसके बाद उस पर खेती की जाती है, लेकिन जैसे ही एक दो साल के बाद वहां की जो फर्टिलिटी है वह कम हो जाती है, उसके बाद यही प्रोसेस आगे वाली जगह पर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लैश एंड बर्न जो खेती है वह की जाती है। क्लियर हो गया, बस यही इसके बारे में जानना है। अब जो जिस तरीके से हमने समझा है अमेजन बेसिन को, ठीक वैसे ही हमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की भी जो बात है वह करनी है। ठीक है, इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वह आखिर लोकेशन इसकी कहां पर है। ठीक है, लोकेशन की हम यहां पर बात करें, सबसे पहले तो ये देखो कि इंडिया के लगभग बीच से, इंडिया के लगभग बीच से जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब बार बार नहीं बताऊंगी कि ये जो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने स्टेट से गुजरती है आपको वेस्ट टू ईस्ट लिखकर बताना है, उन स्टेट के नाम और कितने नंबर ऑफ स्टेट के बीच से गुजरती है। हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पर किस तरीके का है, यहाँ पर उष्णकटिबंध है ना। और अगर हम इसके साउथ में जाते हैं, सॉरी इसके नॉर्थ में जाते हैं, तो नॉर्थ में किस तरीके का है, सब ट्रॉपिकल टाइप का है। ठीक है, एक टेम्परेट जोन बनता है। तो ये जो रीजन है वह कैसा रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। कौन सा रीजन है बच्चों, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो रीजन है सब ट्रॉपिकल रीजन, हिंदी में इसको कहेंगे उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, और अगर हम इसके लैटिट्यूड्स की बात करें तो देखो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये इसका लोकेशन हो गया, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, ये इसका लैटिट्यूड, हमने जो लोकेशन है उसकी हमने यहाँ पर बात की। जैसे कि लास्ट हमने जब अमेजन को देखा तो अमेजन बेसिन का जो इस तरह का लोकेशन था वह कैसा था, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, है ना। बट यहाँ पर जब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात कर रहे हैं, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, याद रखना कैसा रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। और जब हमने अमेजन बेसिन की बात की थी वह एक तरह से आपका इक्वेटोरियल रीजन था, विषुवतीय प्रदेश था। ठीक है, क्लियर है इतना, चलो आगे देखते हैं। अच्छा देखो, ये जो पूरा रीजन है बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज की बात करें बच्चों, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वह कहां से प्रवेश करती है, नामचा बरवा
के पास से कितनी हाइट है, नाम जबर बाकी पढ़ चुके हैं ये सारा हम लास्ट क्लास में। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश के आई थिंक सादिया कस्बा है ना, जहां से कि प्रवेश करती है इंडिया में जो है वह, इसकी एंट्री कहां से है, अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे से। और यहाँ पर ये जो रिवर है आगे जाके कहां पे, बांग्लादेश में किसके साथ मिल जाती है, गंगा के साथ, है ना। ये सब हम आगे पढ़ेंगे अपना जो पूरा रिवर सिस्टम है उसमें। यहाँ केवल ये जानो कि हमें पूरे इस एरिया की बात करनी है, और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया है, तो ये जो हमारी मेन रिवर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो न्यूमरस जो ट्रिब्यूटरीज है ना, जो असंख्य इनकी जो नदियां हैं उनके साथ मिलकर ये जो पूरा एरिया है वह बना हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे कि घाघरा है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज। इसके अलावा हम ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, आज के लिए आपका ये भी होमवर्क होगा कि आप गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है इसको देखें। अब देखो इसका एक तरीका होता है, गंगा रिवर का जो फ्लो है वह किस तरह से, डायरेक्शन क्या दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, इसका हम रीजन नॉर्थ से नहीं, हम इसका देखते हैं, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी, ठीक है। और अगर ये ईस्ट फ्लोइंग है तो यहाँ पर ये वाला जो साइड है ये इसका लेफ्ट बैंक होगा, ठीक है। नीचे वाला जो साइड है इसका राइट बैंक होगा। तो आपको लेफ्ट बैंक से भी वेस्ट टू ईस्ट, और राइट बैंक से भी आपका इसका वेस्ट टू ईस्ट जो है वह रिवर्स का जो पूरा क्रम है, ठीक है, वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वह कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब देखो इसके कुछ हम मेन फीचर्स की बात कर ले। आप सभी को पता है कि ये जो है वह कैसा एरिया है, एक प्लेन एरिया है ना, मैदानी भाग है। अब मैदानी भाग है तो ट्रांसपोर्ट की कंडीशंस जो है वह कैसी है, ट्रांसपोर्ट भी ठीक ठाक यहाँ पर डेवलप हुआ है। हर तरीके का ट्रांसपोर्ट, चाहे हम रोड की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, ठीक है, चाहे हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे हम वाटरवे की बात करें, तो हर तरीके का जो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है वह डेवलप हो पाया है। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा ये बताओ कि जैसे कि अगर हम माउंटेनियस एरिया की बात करें, हिल एरिया की बात करें, तो कंपैरिजन आसान होगा ना एक प्लेन एरिया में डेवलपमेंट का काम करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सभी तरह के डेवलप हुए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए हैं, यहाँ का जो एरिया है वह बहुत ही फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे बारिश भी अगर अच्छी होती है, ठीक है, यहाँ की जो सॉइल है वह भी अच्छी है, पूरा एरिया अच्छा है यहाँ का। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत तरीके की जो क्रॉप्स है वह उगाई जाती है। मेन यहाँ का जो बिजनेस होगा, ऑक्यूपेशन होगा, वह एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। जैसे कि ज्यादा जहाँ पे बारिश होती है वहां पर शुगर केन की जो खेती है वह की जाती है। हम देखेंगे कि यहाँ पर बच्चों बहुत ही ज्यादा जो एक हम जनघनत्व की बात करते हैं, है ना, जो डेंसिटी की बात करेंगे पॉपुलेशन की, वह ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ क्या, अगर हम एरिया की बात करें, जो प्लेन एरिया है वहां की जो डेंसिटी है, ठीक है, वह ठीक ठाक होगी, वजह इसके कि जो आपका हिल एरिया है। क्लियर? तो इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा भी पाया जाता है। कहां पर सुंदरबन डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा क्या हमारे यहाँ वेटलैंड में शामिल है, आर्द्र भूमियों में शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है ना। सुंदरबन डेल्टा याद रखना, इसको पढ़ लेना। जो जो बातें मैं आपको बता रही हूँ और यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बार इसको पढ़ लेना है। तो हम चाहे सुंदरबन डेल्टा की बात करें, हम प्लेन एरिया की बात करें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ के फीचर्स होंगे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा लास्ट मैंने आपको ऑक्सबो लेक पढ़ाया था, चाप झील जिसे हम कहते हैं, ऑक्सबो लेक, है ना। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जैसे कि एक जो नदी है, रिवर है, वह कुछ इस तरीके से बह रही है। तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई डिपोजिशन के चलते, अवसादों के चलते क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे अवसाद आ जाते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो झील है ना बच्चों, यहां से कट जाती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अवसाद हो गए, तो नदी क्या किया, नदी ने अपना ये जो टर्न था वह छोड़ के सीधी हो गई, और ऐसे में यहाँ पर एक जो झील बन जाती है उसे चाप झील कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है। लास्ट मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए थे, ठीक है, एग्जाम्पल्स आप कमेंट में लिखना। तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ का जो सब ट्रॉपिकल रीजन है गंगा ब्रह्मपुत्र का। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ की टोपोग्राफी की बात करें, स्थलाकृति की बात करें, तो इसमें भी बहुत यहाँ पर वैरायटी एक तरह से मिल जाती है। तो जो माउंटेन एरिया है वहां पर लोग जो है वह कम रहते हैं, जो प्लेन एरिया है वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन जो है वह बहुत ज्यादा है। अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, वह भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन।
देखो इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है, समझाने का काम थोड़ा सा कम है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको सारे जो कंप्लीट नोट्स है मैं नहीं बना रही हूँ। जैसे मैंने लास्ट, अगर आप क्लासों का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें मैंने सारे एक एक पॉइंट को आपको मैप में ठीक तरीके से ड्रॉ करके बताया है। उसके पीछे रीजन है कि अगर मैं नहीं बताती तो आपको समझ नहीं आता, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जनघनत्व की जब हम बात करेंगे ये आप खुद याद कर लेना, देख लेना, सेंसस 2011, ठीक है, जनघनत्व क्लियर है। मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर है। मेन ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें क्या है, एग्रीकल्चर है। और क्रॉप पे अगर हम देखें तो चाहे वीट हो, मेज हो, ठीक है, मिलेट्स हो, कैश क्रॉप पे शुगर केन है, जूट है, ये सब है यहाँ पर। वेस्ट, यहाँ पर अगर हम वेस्ट बंगाल और असम की बात करें, वेस्ट बंगाल और असम की बात करें तो यहाँ पर चाय का जो उत्पादन है वह बहुत ज्यादा होता है, टी प्रोडक्शन जो है वह बहुत ज्यादा होता है। तो ये पूरे एक सब टॉपिकल जो एरिया है इसकी यहाँ पर बात हो गई, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलो आओ अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। बताइए किस महाद्वीप में अमेजन बेसिन है। व्हाट आर द क्रॉप ग्रोन्स बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन। किस तरह की यहाँ पर जो क्रॉप्स है होती है, कोकोआ, है ना। नेम द बर्ड्स। अच्छा ये भी देखना बच्चों कि अगर हम ब्राजील की बात करें तो टी प्रोडक्शन में, है ना, टी प्रोडक्शन में या कोकोआ प्रोडक्शन में ब्राजील का जो हम एक नंबर की बात करें, रैंक की बात करें तो वह कितना है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये सब देखना। नेम द वर्ड दैट यू आर लाइकली टू फाइंड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। किस तरह का जो वर्ड है वहां पर मिलेगा। What are the major cities located on the river गंगा। कौन कौन सी मेजर सिटीज है यहाँ पर। Where is one horned rhino found। कहाँ पर मिलेगा ये, एक सिंग वाला गैंडा। चलो करेक्ट आंसर्स की अगर हम बात करेंगे, इसको आप लगा लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अगर ठीक तरीके से आपने सारा पढ़ा है चैप्टर तो आप इसको आराम से कर लोगे। मैच द फॉलोइंग है, कहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल होगी, मलुका किसे कहेंगे, ठीक है, मलुका किसे कहेंगे, और पिराना है, सिल्क वॉर्म है, काजीरंगा कहाँ पर है, इसको आप एक बार देख लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो चैप्टर है, लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन। और यहाँ पर केवल आपको दो जो पॉइंट्स है उसको समझना है, ठीक है। लाइफ इन द डेजर्ट की जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इसमें हमें केवल दो, एक सहारा मरुस्थल और दूसरा जो लद्दाख डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट एंड लद्दाख जो डेजर्ट है इसकी हमें यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। चलो द हॉट डेजर्ट सहारा, द हॉट डेजर्ट गर्म मरुस्थल सहारा, ठीक है, ये हॉट हो गया। और अब हम एक शीत मरुस्थल की बात करेंगे, द कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल जो कि क्या है, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। यहां पर भी देखो क्लाइमेट क्या है। अब इसमें भी हमें क्या पढ़ना है, अगर हम हॉट डेजर्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो किसी भी जगह को अगर आपको समझना है, दो तीन बातें उसके बारे में जाननी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट के अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के लोग हैं, और तीसरा जो हमें इसमें देखना होता है कि यहाँ पर किस तरह का वनस्पति है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, किस तरीके का यहाँ पे प्राणी और वनस्पति है उसकी हम बात करते हैं। सेम यही तीनों बातें हमें लद्दाख के बारे में जाननी है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वह कैसा है, क्लाइमेट के यहाँ अलावा यहाँ के जो लोग हैं वह किस तरीके से रहते हैं, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर भी किस तरीके की वनस्पति है, किस तरह के प्राणी हैं, ठीक है, इसकी हमें यहाँ पर बात करनी है। क्लियर हो गया। चलो एक एक करके समझते हैं। अच्छा ये देखो, ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इस तरह का जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पर अगर प्लांट को सरवाइव करना होता है तो वह एडेप्टेशन में किस तरह की जो प्रक्रिया है उसको अपनाता है। Which of the following leaf modification occurred in desert area
इनहिबिट वाटर लॉस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम वाटर लॉस की बात करें, उसको रोकने के लिए जो लीव्स है डेजर्ट एरिया में, वह किस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं। हार्ड एंड वैक्सी लीव हो जाती है, टिनी लीव्स हो जाती है, या फिर नो लीव्स हो जाती है, ठीक है। थॉर्न इन सीड ऑफ लीव्स। जो पत्तियां हैं, मोमी पर्ट, हिंदी में वर्ड आता है मोमी पर्ट, है ना। वैक्स लीव, लीव्स के ऊपर जो वैक्स है उसका एक कोटिंग सा दिखता है, ताकि जो हम कहें कि वाटर लॉस उसको रोका जा सके। या फिर पत्तियां बहुत छोटी होती है, क्योंकि पत्तियों से, लीव से बहुत ज्यादा जो वाटर लॉस है वह होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जैसे कैक्टस है, नागफनी है, इस तरह के प्लांट आपको डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि अगर उसमें कांटे होते हैं ना, तो यहाँ पर जो थ्रोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वह भी वाटर लॉस को रोकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1, 2 एंड 3, है ना। इसका जो आंसर है सभी जो है वह सही है। ये यूपीएससी ने पूछा हुआ था क्वेश्चन। अब देखो, डेजर्ट जो है वह आखिर है क्या। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे कितने डेजर्ट है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो आप देखेंगे अटाकामा मरुस्थल आपने सुना होगा। अटाकामा, सारे नहीं बताती हूँ, केवल कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। आपने अटाकामा मरुस्थल सुना होगा, ठीक है। आपने सोनोरान सुना होगा, आपने ग्रेट बेसिन सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह आपका है ये सहारा फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर जब हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख, गोबी डेजर्ट, ठीक है, गोबी डेजर्ट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, एक बार आपको क्या करना है कि इसका पूरा एक जो लिस्ट है वह तैयार कर लेना है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा डेजर्ट है। और ये भी जरूर तैयार करना है कि ये जो डेजर्ट है वह हॉट है या फिर कोल्ड है ना। ज्यादातर हमें ये लगता है कि मरुस्थल या डेजर्ट केवल उस एरिया पर बन सकते हैं जहां का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज्यादा गर्म है ना। जैसे ही अब रेगिस्तान की बात आती है तो आप इमेजिनेशन आप क्या करोगे, आप वहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा तो इमेजिनेशन नहीं करोगे, बहुत ज्यादा ग्रीनरी जो है वह तो इमेज नहीं करोगे, क्या ना। क्यों नहीं करोगे ऐसा इमेजिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही डेजर्ट एरिया और आपके दूर दूर तक आपको लगता है कि ना कहीं पर पानी है, ना कहीं पर कोई वेजिटेशन है, ना कहीं पर कोई ज्यादा आपको फ्लोरा एंड फौना जो है, ना ही आपको कोई प्राणी वहां पे ज्यादा नजर आता है ना, एकदम रेत ही रेत है। ये आपके दिमाग में जो इमेज है वह बनती है। लेकिन याद रखना कि हॉट एंड कोल्ड दोनों ही तरह के जो डेजर्ट एरिया है वह होते हैं। अच्छा देखो, यूपीएससी कई तरह के क्वेश्चन जो आपसे मेंस में पूछती है, वह पूछती है कि मरुस्थल जो है, जो डेजर्ट है, वह किस तरीके से बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है डेजर्ट बनने की, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे, अच्छा थार मरुस्थल भी इंपॉर्टेंट याद रखना है ना, ये हॉट है, ये हॉट डेजर्ट है, वार्म है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ज्यादातर ये जो मरुस्थल बने हैं उसमें भूमिका किस चीज की है ना, किस चीज की भूमिका है। एक क्वेश्चन और मुझे आपको दिखाना है जो कि मैंने इसमें शामिल नहीं किया, मैं आपको बताती हूं। देखो 2000, अगर हम 11 की बात करें तो उसमें पूछा गया था व्हाट कुड बी द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट, है ना। अफ्रीकन और अगर हम यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट की बात करें तो यहां पर ये जो इस बेल्ट में डेजर्ट बन रहे हैं उसके फॉर्मेशन का कारण क्या है, ठीक है। उसके फॉर्मेशन का कारण क्या है, मैं आपको यहां पर लिख देती हूँ। 2011 में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट, अफ्रीकन एंड यूरेशियन जो डेजर्ट है, ठीक है, इसके फॉर्मेशन का रीजन क्या है, ठीक है। याद रखना इसका रीजन है, इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि अगर हम हाई प्रेशर सेल्स की बात करेंगे, हमने क्या देखा था कि लो प्रेशर एरिया कहाँ पे बन रहा है, ज्यादातर इक्वेटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे
जो तापमान है, टेम्परेचर है वह ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर जो पवने हैं वह गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, नीचे कम बचती है, इसलिए हम उसको लो प्रेशर कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे चले जाएंगे तो 30 डिग्री के आसपास दोनों ही तरफ जो नॉर्थ और साउथ होगा, यहाँ पर एक तरीके से हाई प्रेशर जो एरिया है वह बनने लगता है, क्योंकि यहाँ तक जाकर जो पवने ठंडी हो जाती है और ये नीचे उतरने लगती है। और ऐसे में याद रखना कि ज्यादातर डेजर्ट जो बनेंगे इस एरिया में वह इसी हाई प्रेशर एरिया की वजह से बनेंगे। हाई प्रेशर यहाँ पर सेल्स होगा, हाई प्रेशर यहाँ पर बेल्ट होगा, है ना। और उतरती हुई जो पवने हैं हम देखेंगे कि वह किस तरीके की है, वह ठंडी है ना। अगर वह ठंडी है और इस तरीके से अगर उतर रही है तब वो बारिश नहीं करेगी, और इस वजह से यहाँ पर जो डेजर्ट है उसका फॉर्मेशन हुआ है। ये एक वन ऑफ द रीजन है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जानते हो एक और रीजन है, जैसे कि हम यहाँ पर साउथ अमेरिका में आप देखना, साउथ अमेरिका में चाहे अटाकामा मरुस्थल हो, अगर यहां पर हम देखेंगे इसका क्या रीजन है, या फिर किसी और डेजर्ट की हम बात करें, ठीक है, जो कि कोल्ड डेजर्ट है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये हो सकता है बच्चों कि उसके आसपास कोई जो कोल्ड करंट हो, महासागरीय जो ठंडी धारा हो वह बहती हो, ठीक है। जो ठंडी महासागरीय धारा हो, हम ये करंट्स पढ़ चुके हैं ना, जो ठंडी महासागरीय जो धारा हो, जो कोल्ड एक तरीके से ओशियन करंट हो, ओशियन करंट लिख देती हूँ, ठीक है, ओशियन करंट हो वह बह रही है वहां पर, इस वजह से वहां पे बारिश नहीं होती है, क्लियर है। तो ये दो ऐसे कारण हो सकते हैं, इसके अलावा पूरा इसका एक प्रोसेस है, वो जब मैं आगे आपको ये कराऊंगी डेजर्ट के बारे में, तब फॉर्मेशन के जो सारे रीजन है उस मेंस के क्वेश्चन को हम जरूर हल करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं सहारा की और हम बात करते हैं लद्दाख की, क्लियर है, क्लियर है इतना। आप सभी से एक गुजारिश है बच्चों कि एक बार आप ठीक तरीके से जो रीडिंग है इसकी वह लगा लें, समझने जैसी चीजें कम है। अब यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर जो बर्ड्स पाए जाते हैं, ये आपको याद ही करना है, इसका मैं आपको कोई बहुत लॉजिक नहीं बता सकती, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना क्या है, पीपल्स कहते हैं, ये एक बार आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लास्ट के दो चैप्टर्स 6 और 7 आपके जो चैप्टर्स है ना, चाहे ह्यूमन एनवायरमेंट इंट्रैक्शन वाला हो और ये लाइफ इन द डेजर्ट पे आपका सहारा मरुस्थल हो या लद्दाख हो, इन दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से आपको रीडिंग करना है, इसमें आपका काम थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, तो डेजर्ट एरिया क्या है बच्चों। डेजर्ट एरिया की अगर हम बात करें, चलो समझते हैं, उसके पहले देख लो एक और क्वेश्चन जो इसकी डेफिनेशन को बताता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट। फर्स्ट है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures depending on the temperatures. There can be hot desert or cold desert, है ना। The people inhabit these land where little water is available to practice agriculture. तो यहाँ पर इसके बारे में दो तीन बातें जो यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, कि इसकी जो विशेषता है बेसिकली वह क्या है कि पानी यहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होगी, है ना, कम वर्षा होगी, वनस्पति जो वेजिटेशन है वह कैसे होगी, बहुत ही ज्यादा विरल, मतलब बहुत दूर दूर, हो सकता है 1 किलोमीटर में आपको केवल 2 ही जो प्लांट्स है वह मिले, ठीक है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पर होगा, एकदम चरम तापमान होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, बेसिकली इस लाइन को इसके साथ पढ़ना कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड यहां से यहां तक, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर देयर कैन बी अ हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। अगर हम तापमान पर आधारित देखें तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो है आपका ठंडा रेगिस्तान और एक है आपका गर्म रेगिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोगों की बात करें तो लोग यहाँ पर बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वह बहुत कम अवेलेबल होता है और यहाँ पर कृषि भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली यही 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो रीजन है वह डेजर्ट एरिया है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जो रीजन है वह कैसा एरिया है, डेजर्ट एरिया है। चलो, तो यहाँ पर ये वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट आपको याद करने हैं। अब हम बात करते हैं सहारा की। दो तीन इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वह लिख लो। लो रेनफॉल,
scanty vegetation, extreme temperature. एक्सट्रीम टेम्परेचर है ना, और इसके साथ ही लिख लो कि टेम्परेचर के आधार पर अगर हम देखें तो कोल्ड एंड वार्म दोनों ही तरह के जो डेजर्ट है वह पाए जाते हैं। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे द हॉट डेजर्ट सहारा। हॉट डेजर्ट सहारा, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करनी हो तो ये कहां पर है बच्चों, नॉर्थ अफ्रीका में। नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। इसके अलावा वो इसकी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर है वह क्या है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। 8.54 बिलियन 8.54 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये ऐसे देख लो, अगर कंपेयर करना हो तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वह कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन अगर आप करते हो कि पूरा इंडिया का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है, और अगर हम सहारा की बात करें तो सहारा जो है वह कितना है, 8 मिलियन है ना, 8 मिलियन से भी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 3.28, ठीक है। क्लियर है, चलिए। इसके अलावा देखो बच्चों, लगभग 11 कंट्रीज हैं, लगभग 11 देश है इसके आसपास। सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करें, ये लगभग कितने देशों के बीच में फैला हुआ है, 11 देशों के बीच में ये फैला हुआ है। जैसे कि इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है आपको याद रखने हैं, अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करें तो देखो, चाहे आपका इजिप्ट हो, मिस्र हो, लीबिया हो, अल्जीरिया हो, ठीक है, और माली है, नाइजर है, चाद है, सूडान है। तो यहाँ पर ये जो देश है इन सभी के बीच में जो सहारा डेजर्ट है वह फैला हुआ है, लगभग 11 देश है, ठीक है। अल्जीरिया, चाद, मिस्र, लीबिया, माली, अच्छा आपका यहाँ पे मॉरिटेनिया भी हो गया, मोरक्को है, नाइजर है, ठीक है। तो ये सारे जो देश है आपको याद रखना है, लगभग 11 ऐसे देश है जो इससे होकर गुजरते हैं। क्लियर। अब चलो इसके थोड़े से हम क्लाइमेट की बात कर लें। इसका जो क्लाइमेट है वह कैसा है, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें, हॉट एंड ड्राई, इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर सुनो इसका, अगर हम यहाँ का टेम्परेचर देखें बच्चों, डे में 50 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे, डे की हम बात करें दिन में 50 डिग्री सेल्सियस, और नाइट का जानते हो 0 डिग्री से भी कम, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, ठीक है। क्लियर है। और देखो कि यहाँ पर ज्यादातर क्लाइमेट में जब हम देखते हैं कि जो वर्षा है ये इसका एलिमेंट है क्लाइमेट का, तो जिसके बारे में भी जिसका भी क्लाइमेट पढ़ो उसके बारे में ये जरूर जानो कि वहां पर जो रेनफॉल है वह कितना होता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर शॉर्ट रेनी सीजन है ना, रेनफॉल जो है वह कितना है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही अल्पकालिक वर्षा ऋतु हम इसके बारे में कह सकते हैं। और यहाँ पर याद रखना कि तेजी से जो है, अगर हम नमी के संचय होने की बात करें, द मॉइस्चर इवेपोरेट फास्टर देन इज
एक्यूमुलेट्स। तो यहाँ पर नमी जो है वह जितनी तेजी से संचय होती है उतनी ज्यादा तेजी से यहाँ पर जो वाष्पीकरण है वह हो जाता है, और इसी वजह से ये जो एरिया है वह बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है। अब ड्राई होगा तो यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना हम है उसमें क्या देखेंगे, लाइक आप कैक्टस की बात करें, है ना, कैक्टस नागफनी की बात करें, खजूर के जो पेड़ है वह होते वह जानते हो कहाँ पे होंगे, खजूर के जो ज्यादातर हम पेड़ की बात करें वो यहाँ पर जो ज्यादा खेती होगी वह कहाँ पर होगी बच्चों, इजिप्ट में होगी, मिस्र के पास होगी, वो भी जब हम नील रिवर की बात करेंगे जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबी नदी, लॉन्गेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की नहीं, है ना, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो नील जो वैली है, ठीक है, नील वैली की अगर हम बात करें तो इसके पास में जो खजूर की खेती है, जो डेट पाम्स है, खजूर की खेती वह ज्यादा होती है। इसके अलावा एकेशिया भी एक प्लांट का नेम है, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर हम लोगों की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं, जिस तरीके से जिनके पास जो लाइफ स्टॉक होता है, पशुधन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ बंजारे हैं, मान लो वह उनके जो हॉर्स है, कैमल्स है, उसको शीप से जो है वह लेकर घूम रहे हैं जगह जगह पर, इस तरीके से यहाँ पर भी चलवासी जो पशुपालक है वह होते हैं, ठीक है। और अगर हम नील घाटी की बात करें, नील वैली की बात करें, तो यहाँ पर राइस, व्हीट, बीन्स ये सारे क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, मिस्र में। और मिस्र का बच्चों जो कॉटन है वह वर्ल्ड फेमस है, मिस्र का जो कॉटन है वह कैसा है, वर्ल्ड फेमस है। तो ये कुछ बातें थी सहारा के बारे में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लद्दाख की, ठीक है। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, जो लद्दाख का बरोज स्थल है इसके बारे में। सबसे पहले तो देखो, जब हम इसकी लोकेशन देखते हैं, अच्छा लोकेशन के पहले ये देख लो कि अगर हम टेम्परेचर के आधार पर देखें तो ये जो लद्दाख डेजर्ट है ये कैसा है, टेम्परेचर के आधार पर कोल्ड डेजर्ट है ना, कैसा, ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। सभी को पता है अब तक कि यहाँ से जो माउंटेन रेंज है वह गुजर रही है ना। हमने जब माउंटेन रेंज की बात करी थी तो यहाँ पर 3 जो पैरेलल रेंज है, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, फिर मिडिल है, उसके बाद शिवालिक श्रेणियां है। तो याद रखना बच्चों कि ये जो है इसके नॉर्थ में काराकोरम है और साउथ में जास्कर रेंज है, ठीक है। लद्दाख डेजर्ट की अगर हम बात करें, इसका लोकेशन अगर हम देखें, लोकेशन देखो, यूपीएससी ने लोकेशन को लेकर क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जो कश्मीर वैली है वह किस किस के बीच में है। तो इसकी लोकेशन आप याद रखो कि अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहां पर इसके नॉर्थ में काराकोरम रेंज है, ठीक है। और जब हम साउथ की बात करेंगे तो इसके साउथ पे जास्कर रेंज है, ठीक है। और जब हम देखेंगे यहां से कौन सा रिवर सिस्टम है, तो हम देखेंगे जो इंडस रिवर सिस्टम है, यहां से कौन सी नदी निकली हुई है, इंडस नदी, है ना, सिंधु नदी जो है वह यहां से गुजरी हुई है। साथ ही देखो अगर हम इसका एल्टीट्यूड देखेंगे तो उसमें भी बहुत वैरायटी है, ठीक है। अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे कि लद्दाख में किस तरह की माउंटेन हिल्स है, एल्टीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई बहुत ज्यादा हिल एरिया भी है, बहुत ऊंची भी है। जैसे कि यहाँ पर हम कारगिल की बात करते हैं, ठीक है, तो जो कारगिल है वह लगभग 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वही जब हम काराकोरम की बात करेंगे तो काराकोरम जानते हो क्या एल्टीट्यूड है इसका, 8000 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है, 8000 मीटर। तो यहाँ पर देखो कारगिल कहाँ है, ये है कारगिल पॉइंट, ठीक है, याद रखना ये कारगिल पॉइंट है, ये यहाँ पर ये ले हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये श्योक नदी होगी, श्योक रिवर सुनिए, श्योक रिवर यहाँ पर है बच्चों। तो यहाँ पर हमने देखा कि एल्टीट्यूड जो है वह काफी अच्छा। क्लाइमेट देखो बच्चों, यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई है। अगर हम यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो जो क्लाइमेट है वह कैसा है, एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई, बहुत ही ज्यादा ठंडा व शुष्क है, नमी नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ठंडा व शुष्क है, एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो जिस तरह से अभी मौसम चल रहा है ना समर का, स्पेशली हम नॉर्थ इंडिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पर समर सीजन का टेम्परेचर सुनो, ठीक है। अगर हम समर में देखेंगे टेम्परेचर
तो डे और नाइट में डिफरेंस देखना और टेम्परेचर देखो। डे का जो टेम्परेचर है, ठीक है, जानते हो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। डे का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और नाइट के टेम्परेचर की हम बात करें तो -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्पेशली बच्चों ये तो तब था जब समर सीजन था। और अगर यहाँ पर हम कोल्ड सीजन की बात करें, ठीक है, कोल्ड सीजन की जब हम बात करें तो यहाँ पर जानते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम -40 डिग्री सेल्सियस ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वह होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर आपको क्या बता रहा है कि ये जो क्लाइमेट है वह कैसा है? बहुत ही ज्यादा कोल्ड है ना। तो आपको पता चला ना कि टेम्परेचर के आधार पर इसको ठंडा मरुस्थल क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर सीधा आप इसको यहां से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। साथ ही देखो इसका एक रीजन कि यहाँ पर बारिश ज्यादा क्यों नहीं होती है, तो याद रखना कि ये आपने लास्ट में मैंने आपको रेन शेडो एरिया बताया था, है ना। पर्वतीय वर्षा की जब हमने बात की थी तब हमने देखा था कि जैसे कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर जो वर्षा है, रेनफॉल है वह ज्यादा होगा, और ईस्टर्न जो स्लोप है उस पर कम होगा। तो यहाँ पर पर्वतीय वर्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखना कि ये बेसिकली हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, रेन शेडो ऑफ द हिमालय रीजन, और इस वजह से यहाँ पर जो रेनफॉल है वह कम मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेजर्ट। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों आप पढ़ ले, है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो है वह रहते हैं। यहाँ पर बौद्ध मठ जो है वह पाए जाते हैं, ठीक है। बौद्ध मठ में एक परंपरा गोपा की अगर हम बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में जो एक ट्रेडिशन गोपा है वह स्थित है। और कुछ यहाँ के अगर हम मठ की बात करें तो जैसे कि हेमिस है, थिक्से है, शे है, लोमा यूरू है, ये यहाँ के कुछ स्पेशल बौद्ध मठ है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, बस इतना ही हमें जानना है, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा ये टूरिज्म के लिए फेमस है। यहाँ पर जो टूरिस्ट है वह ज्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम और सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लोग हैं वह किस तरीके से यहाँ पर एज अ टूरिज्म एक ज्यादा यहाँ पे डेवलप्ड काम है। अब देखो यहाँ पर आंसर्स देना है आपके क्वेश्चन का। व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड? 2 टाइप्स ऑफ क्या? एक तो वार्म, एक कोल्ड, है ना, सहारा एंड लद्दाख। इन विच कॉन्टिनेंट इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड? अब अफ्रीका में भी कौन सा पार्ट? नॉर्थ, है ना। व्हाट आर द क्लाइमेट कंडीशंस इन द लद्दाख डेजर्ट? क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है कि रेनफॉल जो है वह बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड एंड एक तरह से फ्रीजी टाइप का है। टेम्परेचर की बात करें तो कोल्ड में एटलीस्ट -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर है वह बना रहता है। व्हाट मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट टू लद्दाख? क्या ज्यादा आकर्षित करता है? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर जो घास के मैदान है या फिर जो ट्रेडिशंस गोपा की हम बात करेंगे, जो बौद्ध मठों की बात करेंगे, वो लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्लियर है? सहारा कहाँ पे लोकेटेड है, किस पार्ट में? ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न। सहारा किस टाइप का डेजर्ट है, ठीक है। लद्दाख मेनली इनहेबिटेड किसके द्वारा? यहाँ पर जो ज्यादा लोग हैं वह रहते हैं, ठीक है। क्या इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देख लेना। चलिए, तो ये था बच्चों कि आप सॉल्व कर लेंगे। देखो ये बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन थी, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको आपको थोड़ा सा जो नोट्स है वह हमने कम बनाए क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। तो ये जो इसके लास्ट के 2 चैप्टर्स है आपको एटलीस्ट 1 और 2 टाइप जो है इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, और इसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, इसके एक्सरसाइज वाले। क्लियर है? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे आपका क्लास 6 का। सबसे फर्स्ट ही बता देती हूँ, ठीक है। देखो, क्लास 6 का आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आपका चल रहा है, ठीक है। और अगर हम 6 की बात करें तो ये दोनों हो गया। 7 की बात करें तो पॉलिटी हो चुका है, फिर आपका ज्योग्राफी भी हो गया। अब हम 8 का जो पॉलिटी है वह नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 का जो पॉलिटी है वह स्टार्ट करेंगे, जैसे ये खत्म होगा फिर हमारा जो ज्योग्राफी है वह स्टार्ट होगा। तो अपकमिंग जो हम नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो उस वक्त जो आपको क्लासेस दी जाएगी वह पॉलिटी की क्लासेस होंगी, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 7 जिसपे कि हमने पढ़ा बहुत अच्छे से। इसका आपको पूरा जो एक रिवीजन है वह करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को आसानी से पढ़िए, ठीक है, रिवाइज कीजिए बार बार। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।